तमाम मित्र जो जुड़े हैं, आप सबको मेरे नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि लगातार उमेश जी और अन्य मित्रों के प्रयासों से तो कार्यक्रम आज हम जल्दी कर रहे हैं। कारण 20 से अधिक वक्ता आज अपने प्रपत्र पेश करने वाले हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं, आप में से कई सारे इस स्वयं पोर्टल के माध्यम से आयोजित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम में आप सब अध्ययन कर रहे हैं, कई सारे। और कुछ जो पहले अध्ययन कर चुके हैं वे भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और कुछ जो इस पाठ्यक्रम से शामिल नहीं हैं मगर विषय में उनकी रुचि है, उन्होंने भी इसमें अपनी प्रतिभागिता की है। तो आप सबका पुनः स्वागत है। तो जैसे विषय के संदर्भ में अभी उमेश जी ने आपको स्पष्ट किया है, कौशल विकास एक पक्ष है, दूसरा रोजगार के अवसरों का सृजन जो है हम खुद कर सकते हैं। तो अवसर हमें खोजते हुए आएंगे जब कौशल हमारे पास होंगे। तो विषय भाषा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग अधिकांश हम में से भाषा एवं साहित्य से जुड़े हुए शिक्षक और विद्यार्थी हैं। अधिकांश इस पाठ्यक्रम में शिक्षक भी हैं। 1518 विद्यार्थी इस सत्र में, जनवरी 2025 के सत्र में दाखिला लिया था, और इसमें 500 से ज़्यादा अध्यापक मित्र ही हैं जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अध्यापनरत हैं। इनके अलावा कई सारे प्रोफेशनल्स भी हैं इसमें, और शिक्षक, स्कूली शिक्षक हैं, और कई सारे कॉलेज और स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी जुड़े हैं, तो परंपरागत कक्षाओं की तुलना में अ, आज काफ़ी सारी चुनौतियां हैं आपको। तो वैसे ऑनलाइन कक्षाओं की अपनी चुनौतियां हैं। तो आपको पता है, और लोग अक्सर यही कहते रहते हैं कि ये ऑनलाइन कक्षाएं जो है कोरोना काल से ही शुरू हुई है। वो गलत धारणा है, क्योंकि परसों हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी दूरस्थ शिक्षण से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। लगभग 90% वक्ता यही कहने लगे। तो मैंने कहा, आपकी धारणा गलत है, आप नहीं जानते हैं। 2018 में ही ऑनलाइन उपाधियों की मान्यता प्रदान करते हुए यूजीसी ने अधिनियम जारी किया था। तो जबकि ऑनलाइन हम कब से हैं ये तो आप जानते हैं, लगभग 3 दशकों से हम ऑनलाइन हैं, और ऑनलाइन कई सारी गतिविधियां हो रही है। और विशेषकर कंप्यूटर का विकास लगभग एक सदी होने के बाद हम ये बात महसूस कर चुके हैं कि भारतीय भाषाएं, जिनकी संख्या किसी समय बताई गई थी कि 1652 भाषाएं हैं, जो सर्वेक्षण 1960-70 के दशक में हुआ था, तब स्पष्ट किया गया कि इतनी सारी भाषाएं भारत में ही हैं, जो दुनिया की 1/3 भाषाओं की संख्या यहीं पे है। तो इसमें हम भाषा शिक्षकों के रूप में और साहित्य के विद्यार्थियों के रूप में हमारे पास जो है निश्चित रूप से भाषाई कौशल हैं, होने भी चाहिए। जिन कौशलों की बात, सबसे पहले भाषाई कौशलों की बात है। दूसरा जो है तकनीकी कौशल। तकनीकी दृष्टि से हम लोग अक्सर ये महसूस कर रहे हैं इस पाठ्यक्रम के बहाने। तो पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से है और ये ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये जो स्वयं पोर्टल भी अपने ढंग से यूजर फ्रेंडली नहीं लग रहा मुझे भी। जबकि मैं पिछले 3.5 दशकों से लगातार टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आज जैसे हम लोग डास प्रणाली में जब काम करते थे, यूनिक्स में जब काम करते थे, तो उसकी तुलना में जब विंडोज जैसे परिवेश में काम करना जो है बहुत आसान है। कारण ये सारे यूजर फ्रेंडली, मतलब प्रयोगकर्ता के अनुकूल माहौल उसमें होता है। तो जबकि स्वयं पोर्टल में
थोड़ी सी असुविधा है, तो उस असुविधा को ज़्यादा हम लोग झेल रहे हैं। विशेषकर हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल होने वालों में कई सारे शिक्षार्थी तो पंजीकरण तो कर लेते हैं बहुत तकलीफ से, उसके बाद रह जाते हैं, पाठों के अंदर प्रवेश ही नहीं करते। तो हम लोग बार बार उनको मार्गदर्शन करते हैं और उनको हम लोग स्मरण करवाते हैं कि आपको कैसे अंदर जाना है। कई लोग जा नहीं पाते। और कभी ये भी स्थितियां हैं कि जिस समय उन्होंने पंजीकरण किया, उस समय जिस ईमेल का प्रयोग किया था, जो पासवर्ड उन्होंने बना लिया था, वो दोनों भी याद नहीं रखेंगे। और इसमें भी, इस दृष्टि से भी स्वयं पोर्टल थोड़ा सा उसका मैं कह सकता हूँ कि समस्याएं, तो खैर वो समस्याएं अपनी जगह है कि अब भाषा प्रौद्योगिकी का अध्ययन जिन्होंने भी किया, तो इसमें कौशल का मतलब क्या है वास्तव में। हमने दो शब्दों का, जैसे भाषाई कौशल की बात की, तकनीकी कौशल की बात की, उसके बाद प्रौद्योगिकी कौशल क्या है, किसको हम प्रौद्योगिकी कहें। तो वास्तव में प्रौद्योगिकी का लक्ष्य क्या है, कुछ उत्पाद विकसित करना जो जनोपयोगी हो और लोकोपयोगी हो। तो ऐसे उपयोग मतलब उत्पाद हम लोग स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, खुद भी हम लोग कई सारे ऐसे उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। अब जिस कंप्यूटर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमारी भाषाओं का भरपूर प्रयोग हो, यही हम चाहते हैं। तो हाँ, हिंदी का प्रयोग हम लोग खुद कर रहे हैं। और एक दो दशक पहले की स्थिति यदि आप देखें, निश्चित रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो फिर भी अभी भी आप जब मशीनी अनुवाद की बात करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता की बात करते हैं, उसमें भावनात्मक विषयों के अनुवाद की बात करते हैं, निश्चित रूप से आप कहेंगे अभी भी विकास होना रह गया है। तो उस विकास की दिशा में हम लोग जरूर, हिंदी चूंकि देश और दुनिया की भाषा मानी जा रही है, तो इस दिशा में काफी काम हो रहा है। और कई सारी संस्थाएं, चूंकि हिंदी को भारत में एक राजभाषा का भी दर्जा मिला हुआ है, इस दृष्टि से काफी प्रावधान है, काफी काम हो रहा है। लेकिन कई सारी ऐसी भाषाएं, जो 1652 भाषाओं में कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनका जो पिछड़ापन है आज, तो वो पिछड़ापन लुप्त प्राय भाषाओं की संख्या जो आज मानी जा रही है कि 200 भाषाएं मरने के कगार पर है, और इसकी संख्या दुगुनी 3 गुना भी होने की संभावना है। तो संभावना इस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, जो डिजिटल परिवेश में सक्रिय नहीं हो पाएंगी, डिजिटल दृष्टि से जिन भाषाओं का विकास नहीं हो पाएगा, वे सारी की सारी तो बस इतिहास में नाम तक नहीं रह पाएंगे। कारण आप जानते हैं कि भारत की भाषाओं की संख्या या भाषाओं के नाम यदि लिखने की परीक्षा हम सभी भाषा के विद्यार्थियों को दे दें, हम सबके सब फेल हो जाएंगे। फेल होने का मतलब हम लोग 50% भाषाओं के नाम तक नहीं लिख पाते। आप कहेंगे कि 22 भाषाओं के नाम हम लिख पाते हैं या 50 भाषाओं के नाम हम लिख पाते हैं, सही। लेकिन 1652 भाषाओं में आधी भाषाओं के नाम तक हम नहीं जानते। तो आप याद कीजिए कि इतनी सारी भाषाओं के भाषाभाषी जरूर हैं हमारे बीच, उनकी अपनी भाषाओं की रक्षा के लिए उनको हम सहयोग करें। और जब भाषा प्रौद्योगिकी के विद्यार्थी के रूप में आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट हुआ होगा, कई सारे मतलब योगदान आप दे सकते हैं। तो एक नहीं, कई प्रकार के योगदान आप दे सकते हैं। तो वैसे आपके पास जो भाषाई कौशल है, तो उससे जो मॉडल आपने विकसित कर लिया भाषा प्रौद्योगिकी में, तो उस प्रकार के मॉडल हर भाषा के लिए विकसित होने की अपेक्षा है। और हर भाषा का उस दृष्टि से इस डिजिटल परिवेश में विकास होने की आवश्यकता है। तो हम अपने साथियों को उनकी अपनी भाषा की जो वर्तमान स्थिति है उससे वाकिफ करवाते हुए भविष्य में तो उनकी भाषा प्रौद्योगिकी भाषा के रूप में विकसित होने की दृष्टि से तो जो अपेक्षाएं हैं, तो उन अपेक्षाओं की दिशा में उनको आगे बढ़ने के लिए, कौशल विकास करने के लिए हम लोग यदि प्रेरित करें, निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तो मैंने पिछली संगोष्ठी के अवसर पर कई सारी बातें बताई थी और लगातार बातें बता रहा हूँ। और विशेषकर ये जो पाठ्यक्रम है जिसमें 48 पाठ है, तो वास्तविक पाठों की संख्या 23 थी। चूंकि आपको आधे घंटे में एक पाठ आपके सामने पेश करना होता है स्वयं में, तो इसलिए पाठों को दुगना कर दिया, तो तब तो 46 ही हो गए थे। 2 पाठ और जोड़ दिए गए वो रोजगार संबंधी, क्योंकि हम लोग कौशल तो हासिल कर रहे हैं,
कई सारे विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में हैं 50% से अधिक, तब तो उनको रोजगार के अवसरों की चिंता भी हमारी है। तो उसी दृष्टि से हमने इसमें रोजगार के अवसरों का पाठ भी जोड़ दिया है। तो आपको जो इसमें इस पाठ्यक्रम में शामिल है, तो आपको फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या रोजगार के अवसर है, असंख्य अवसर है। बस इतना संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा। और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज 20 से ज्यादा जो प्रतिभागी अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनको जस्ट दिशा देने की दृष्टि से, एक प्रेरणा देने की दृष्टि से मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य दिया है। और आप सबका इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। और मैं इसी के माध्यम से आप सबका इस संगोष्ठी में सफल शोध आलेख प्रस्तुति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ मैं इस संगोष्ठी की औपचारिक शुरुआत की घोषणा करता हूं। तो आगे का कार्यक्रम जो उमेश प्रजापति जी संभाल रहे हैं। उमेश जी न कि इस कार्यक्रम में जुड़कर ये संचालन का काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, आप सबसे संपर्क करने और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम बनाने, आप सबको प्रेरणा देने, तो क्या कहूँ, तो कहते जाऊं तो पूरा का पूरा उमेश जी ने ही ये पूरा आयोजन किया है। अन्यथा ये आयोजन इस रूप में संभव नहीं है। तो उमेश जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए, तो उनको कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुमति दे रहा हूँ। धन्यवाद जी।